हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और हमारा जो 70th बीपीएससी के लिए 100 डेज 100 आर्टिकल वाला सीरीज़ है, उसमें आज हम जुड़ रहे हैं 30वें दिन। और 30वें दिन हम आज डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट के टर्म, री इलेक्शन और इम्पीचमेंट के बारे में। तो 3 आर्टिकल बेसिकली हम लोग कवर करेंगे, 56, 57 और 61, क्योंकि तीनों इंटर रिलेटेड है। तो ये एक ही डिस्कशन में हम लोग आराम से कवर कर सकते हैं। तो 56 में टर्म दिया हुआ है, 57 में दिया गया है कि क्या ये एलिजिबल होंगे री इलेक्शन के लिए, और 61 में इनके इम्पीचमेंट का प्रोसीजर। सबसे पहले अगर टर्म की बात करें तो इनके टर्म के बारे में कहा गया है कि ये 5 साल, जिस दिन ऑफिस में एंटर किए थे प्रेसिडेंट के, उस दिन से 5 साल तक ये ऑफिस कंटिन्यू करेंगे। हालांकि 5 साल से ज़्यादा भी ये ऑफिस कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि जब तक सक्सेसर नहीं आ जाएगा ये अपना ऑफिस नहीं छोड़ेंगे। सो ही कैन रिमेन इन ऑफिस अंटिल द सक्सेसर अज्यूम्स चार्ज। जो इनको रिप्लेस करने वाला है वो अगर वापस नहीं आ जाता तब तक ये ऑफिस कंटिन्यू कर सकते हैं, और जरूरत पड़ा तो 5 साल से एक्सटेंड हो जाएगा वो। दूसरा, इस टर्म के दौरान क्या क्या चीज़ें हो सकती है। अगर आप देखेंगे इस टर्म के दौरान उनको क्या कर सकते हैं हम लोग, कि अगर ये समझेंगे तो ये रिज़ाइन कर सकते हैं। किसको? अगर आप देखेंगे रिज़ाइन करेंगे ये किसको? वाइस प्रेसिडेंट को। तो एक तरीका तो रिज़ाइन कर सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। दूसरा क्या तरीका होगा कि इनको हटाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। किस प्रोसेस के द्वारा? इम्पीचमेंट प्रोसेस के द्वारा। और 56 में लिखा हुआ है किस ग्राउंड पे? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। किस ग्राउंड पे? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के उल्लंघन के ग्राउंड पे। आर्टिकल 56 कहता है कि इनको संविधान के उल्लंघन के ग्राउंड पे हटाया जा सकता है। किसके प्रोसेस से? इम्पीचमेंट के प्रोसेस से, जो दिया गया है आर्टिकल किसमें? 61 के अंदर। तो ये तो टर्म के बारे में बात हुआ। अब क्या ये दोबारा री इलेक्ट हो सकते हैं? तो एनी प्रेसिडेंट कैन बी री इलेक्टेड इन इंडिया। तो यहां ध्यान से समझना है। आर्टिकल 57 कहता है इन इंडिया अ प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम। तो प्रेसिडेंट इंडिया में एलिजिबल है री इलेक्शन के लिए, कितने भी बार री इलेक्ट हो सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यूएस में जो है वहाँ रिस्ट्रिक्शन है कि री इलेक्शन जो है वो सिर्फ एक बार हो सकता है। प्रेसिडेंट का री इलेक्शन सिर्फ एक बार हो सकता है, या अगर कहें इलेक्शन जो है तो 2 बार हो सकता है। समझ में आया? इंडिया में ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। और अगर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे इनको हटाना है तो किस प्रोसेस से? इम्पीचमेंट, महाभियोग के प्रोसेस से, जो किस जगह पे दिया हुआ है? आर्टिकल 61 के अंदर। उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट, तो ग्राउंड इसका क्या बताया अभी आपको? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस ग्राउंड पे एक क्या लाया जाएगा? मोशन, इम्पीचमेंट मोशन आता है। क्या आता है? इम्पीचमेंट मोशन आता है। और उसके लिए कुछ कंडीशन है। वो केवल कहाँ आ सकता है? आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में। तो स्टेट्स में तो नहीं आएगा, हमेशा कहाँ आएगा? पार्लियामेंट में, या तो लोकसभा या राज्यसभा। लेकिन 2 कंडीशन देखना है। पहला कंडीशन, 14 दिन पहले प्रेसिडेंट को एक नोटिस देना पड़ेगा लाने से पहले। और दूसरा कि जिस हाउस में भी आप लेकर आना चाहते हैं उस हाउस के टोटल स्ट्रेंथ का 1/4 मेंबर्स का सपोर्ट होना चाहिए उस मोशन पे, तभी वो एक्सेप्ट होगा। So in other house of parliament which must have the support of 1/4 of the members of that particular house, and a 14 days prior notice must be given to president before introduction. अब जिस हाउस में भी ये लाया गया उसको फर्स्ट हाउस बोलेंगे। जिस हाउस में भी ये मोशन आया होगा फर्स्ट हाउस बोलते हैं। और उस फर्स्ट हाउस को इसको पास करना है बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। जितना भी उस हाउस का टोटल स्ट्रेंथ है, जैसे 543 कहाँ का है? लोकसभा का, तो उसका 2/3 मेंबर। और 543 का 2/3 अगर आप देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि 362 से ज़्यादा लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा उसको अगर पास कराना है। कहाँ से? लोकसभा से। और जैसे ये फर्स्ट हाउस पास करेगा, इसके बाद ये अब सेकेंड हाउस में जाता है, जिसको कहा जाता है इन्वेस्टिगेटिंग हाउस। क्या बोलते हैं? इन्वेस्टिगेटिंग हाउस। सो सेकेंड हाउस इज नोन एज इन्वेस्टिगेटिंग हाउस। क्योंकि ये प्रोसीजर हमने ये पूरा इम्पीचमेंट प्रोसीजर कहाँ से लिया है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। तो वहाँ पर ये फॉलो होता है कि जो सेकेंड हाउस है इन्वेस्टिगेटिंग हाउस, वो इन्वेस्टिगेट करती है प्रॉपर चार्जेस प्रेसिडेंट के। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा कोई प्रोसीजर मेंशन नहीं है।
हालांकि इस दौरान इन्वेस्टिगेटिंग हाउस के सामने प्रेसिडेंट अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली या लॉयर के द्वारा अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर सेकेंड हाउस यानी इन्वेस्टिगेटिंग हाउस ने भी उन चार्जेस को सस्टेन करते हुए उसी मेजॉरिटी से पास कर दिया, यानी कि 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, तो जिस दिन सेकेंड हाउस पास किया होगा उसी दिन माना जाएगा कि प्रेसिडेंट विल स्टैंड इम्पीच्ड, प्रेसिडेंट हटा चुके हैं। ठीक है, इंडिया में आज तक कोई इम्पीचमेंट मोशन नहीं लाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे समझना है कि इस इम्पीचमेंट प्रोसेस की जब हम बात करते हैं तो ये इम्पीचमेंट प्रोसेस के अंदर कुछ इश्यूज हैं और 4 मेजर इश्यूज हैं जिसके बेसिस पे इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। सबसे पहला, जो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड आपने लिखा जिसके बेसिस पे हटाना है, इसको डिफाइन नहीं किया आपने कि क्या माना जाएगा कि ये संविधान का उल्लंघन है। ठीक है, दूसरा कि यहाँ पर कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर और समय नहीं फिक्स किया गया जिसको इन्वेस्टिगेटिंग हाउस फॉलो करेगा। तो आपने बस लिखा कि इन्वेस्टिगेटिंग हाउस, लेकिन बताया नहीं है कि कैसे पता चलेगा कि वो इन्वेस्टिगेट क्या कर रहे हैं, कि इन्वेस्टिगेशन वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का है, कितने समय में इन्वेस्टिगेट करेंगे, ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ। तो एक ये दूसरा ये वाला इशू आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जो दिया हुआ है। तीसरा कि जो लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, दैट आर द इलेक्टेड MLAs, उनका तो कोई रोल ही नहीं है आपका इम्पीचमेंट में। जो इलेक्शन में था उसका इम्पीचमेंट में कोई रोल नहीं दिख रहा है। और चौथा कि जो नॉमिनेटेड मेंबर थे, जैसे कि अभी बात करें राज्यसभा के, इलेक्शन में नहीं थे बट इम्पीचमेंट में वो वोट कर रहे हैं, जो कि दोनों हाउस पूरा का पूरा मेंबर वोट करेगा, यहाँ डिस्टिंक्शन नहीं है। तो राज्यसभा का नॉमिनेटेड मेंबर वोट कर देगा इम्पीचमेंट में, जो कि इलेक्शन में नहीं था। तो ये 4 ग्राउंड्स पे इम्पीचमेंट प्रोसीजर को क्रिटिसाइज किया जाता है। यहाँ तक ठीक है। इसमें एक और पॉइंट जो है कि ऐड हो सकता है, हमारे टर्म से रिलेटेड है, और वो क्या कहता है कि अगर मान लीजिए वैकेंसी हो जाती है प्रेसिडेंट के ऑफिस में, तो इलेक्शन या उस वैकेंसी को फिल करने के लिए क्या प्रोविज़न है। तो आर्टिकल 62 भी आर्टिकल हम लोग इसके थ्रू कवर कर रहे हैं कि अगर प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी होती है तो उस केस में उसको फिल करने का क्या ऑप्शन दिया गया है। तो वैकेंसी 2 तरह से हो सकता है, 2 केसेस में। पहला केस है कि जब उसका टर्म एक्सपायर हो रहा हो, यानी 5 साल पूरा होने वाला है, तो वैकेंसी होगी। तो वहाँ के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है कि अगले प्रेसिडेंट का चुनाव इस प्रेसिडेंट के टर्म खत्म होने से पहले कंप्लीट कर लेना है। सो द इलेक्शन ऑफ नेक्स्ट प्रेसिडेंट मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ करेंट प्रेसिडेंट। और इसीलिए जनरली प्रेसिडेंट का टर्म जो खत्म होने वाला होता है उसके 60 दिन पहले अगले प्रेसिडेंट का प्रोसीजर शुरू हो जाता है इलेक्शन का। जैसे कि 2022 में 25 जुलाई को तो रामनाथ कोविंद का टर्म खत्म हो रहा था, तो 21 जुलाई को ऑलरेडी ये 25 मई से शुरू हो गया प्रोसीजर अगले प्रेसिडेंट का, और 21 जुलाई को हमको द्रौपदी मुर्मू अगली प्रेसिडेंट चुन ली गई। तो वहाँ वैकेंसी का स्कोप बचता नहीं है, कंटिन्यूएशन रह जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा हो कि इलेक्शन थोड़ा लेट हो भी रहा है, तो आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 5 साल से ज़्यादा भी कंटिन्यू कर सकते हैं, तो वहाँ इलेक्शन वाला प्रोसीजर का प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन अगर कोई कंटिजेंसी है और उसके कारण वैकेंसी हुआ, जैसे कि प्रेसिडेंट रिज़ाइन कर दिए, प्रेसिडेंट की डेथ हो गई, प्रेसिडेंट को हटा दिया गया, या सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन वॉइड डिक्लेयर कर दिया, तो उस केस में प्रोविज़न कहता है कि इलेक्शन जो है वो 6 महीने के अंदर कराना है। कितने दिन में? 6 महीने के अंदर। और 6 महीने तक प्रेसिडेंट का काम जो है वो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे, और अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं रहे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यानी कि अगर प्रेसिडेंट के वैकेंसी होती है ऑफिस में बीच में, तो उसके लिए इलेक्शन कितने समय में कराना है? 6 महीने के अंदर कराना होगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा चीज़ हम लोग आज कवर किए, जिसमें कि हम लोग टर्म देखें, री एलिजिबिलिटी देखें, एंड साथ ही साथ हमने देखा क्या कि इम्पीचमेंट किस तरह से होता है, और अगर प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी है तो वो कितने समय में हम लोग उसको फिल करना है। ठीक, आइए अब कुछ क्वेश्चन रिलेटेड प्रेसिडेंट के हम लोग देखते हैं। जो इलेक्शन वाला भी हमने देखा था और इम्पीचमेंट वगैरह बाकी सारा कुछ के ऊपर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय members of parliament, members of state assembly, directly by the people, both the houses of parliament along with the members of state assembly। तो इसमें अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट देखेंगे तो डी कि पार्लियामेंट का दोनों हाउस और साथ साथ स्टेट असेंबली। हालांकि यहाँ पे बहुत क्लैरिटी नहीं दिया हुआ है, आपको मालूम है कि मेंबर सिर्फ कैसे मेंबर इलेक्टेड, तो वो आप समझ रहे हैं। इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज कंडक्टेड बाय, कौन कराता है इलेक्शन?
तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अनदर एज रीजन। समझना है ध्यान से। देयर इज अ प्रोविजन ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड असेंबली, ये रीजन दिया है। और इलेक्शन असर्शन कह रहा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो ये दोनों तो सही है और ये एक्सप्लेनेशन भी हुआ। इनडायरेक्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ इसके इलेक्शन में लोग वोट नहीं करते हैं। कौन वोट कर रहा है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड एसएलए। तो इसलिए इसका आंसर होगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इन दोनों क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं आपको कमेंट में बताना है इन सारे क्वेश्चन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो आपको पढ़ना है और कौन सा सही नहीं है इसमें आपको बताना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द इलेक्टोरल कॉलेज of presidential election, the value of vote of an elected member of legislative assembly is equal। गलत है, आपको बताया था पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज इक्वल, ये सही है, सब एमपी का वोट का वैल्यू सेम होगा। देयर वेयर मोर देन 5000 मेंबर्स इन द लेटेस्ट इलेक्शन। अब लेटेस्ट इलेक्शन ऑब्वियसली बात है किस ईयर का क्वेश्चन है उस पर ये डिपेंड करता है। 2003 ये पुराना है तो आप इस स्टेटमेंट को बहुत वैलिड नहीं मानेंगे। बाकी अगर आप जोड़ेंगे तो उसके बेसिस पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है अभी अगर 28 की बात करें उनकी सबको स्ट्रेंथ को जोड़ना, फिर पार्लियामेंट के मेंबर 700 हैं तो ऑब्वियसली बात है मोर देन 5000 मेंबर्स जो है वो लगभग रीच कर जाते हैं। नाउ मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्टर्स नीडेड टू प्रपोज फॉर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, तो प्रपोजर्स का नंबर कितना बताया था? 50। यूपीपीएससी में 2020 नहीं, देखिए ये वाला क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो ये 2004 का क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पे 50 इलेक्टर्स होंगे, कितने? 50। तो आंसर इसका 50 इलेक्टर्स होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में 50 लोग प्रपोज करते हैं नाम और 50 और लोग सेकेंड करते हैं, इसीलिए 50 इलेक्टर्स होगा। यहाँ पे मिसप्रिंट है ये सी में, 50 इलेक्टर्स विल बी द करेक्ट आंसर। वाइस प्रेसिडेंट में 20 होता है। कुछ और क्वेश्चंस हैं। इंडियन प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन कितनी बार? ये बीपीएससी पूछा 2021 में। कितनी बार इलेक्ट हो सकते हैं वापस? एनी नंबर ऑफ टाइम्स, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। किस आर्टिकल में प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एटलीस्ट हाउ मेनी डेज ऑफ प्रायर नोटिस इज रिक्वायर्ड फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट? कितना दिन पहले नोटिस देना होगा? 14 दिन पहले। इन केस ऑफ वैकेंसी अराइजिंग फ्रॉम एनी कॉज अदर देन एक्सपायरी ऑफ टर्म, यानी जैसे अभी बताया था डेथ रेजिग्नेशन, कितने समय में इलेक्शन कराना है वैकेंसी फिल करने के लिए? कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे। प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया इज जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव। तो ये एक क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर है। क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर क्यों? क्योंकि इसमें चार्जेस प्रूव हो रहे हैं कि क्या हुआ है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ये जुडिशियरी के द्वारा नहीं हो रहा है, जुडिशियल बॉडी के द्वारा नहीं। तो कैसा प्रोसीजर होगा? क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट बाय, कौन हटा सकता है इनको? पार्लियामेंट हटाएगा इम्पीचमेंट के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन का आंसर कमेंट में करेंगे। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड इन, कहाँ इनिशिएट हो सकता है? ये वाला क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगले दिन हम लोग अगले आर्टिकल के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।